मेरे दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनीक अहमद भट्टी और हम इनके साथ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इनकी प्रोफेशनल जर्नी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम। सबसे पहले आपसे चाहूंगा कि आप अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करें। मेरा नाम डॉक्टर अनीक अहमद है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और इस वक्त स्किन लैंड एस्थेटिक क्लिनिक जो है उसका सीईओ हूं। तो सर, आपने एमबीबीएस के बाद डर्मेटोलॉजी को ही क्यों मुंतखब किया? एमबीबीएस फील्ड जो है वो सबसे टफ फील्ड है इस वक्त पाकिस्तान में, और उसके बाद जो है सबसे उसे भी टफ जो चीज़ है वो ये होती है कि आपने किस शोबे में जाना है। हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है। मेरा डर्मेटोलॉजी को सिलेक्ट करने का जो सबसे बड़ा एक तो मेरा इंटरेस्ट था, और दूसरा ये था कि आपने हर बंदे को देखा होगा कि हर बंदे को जो है वो उसका ये नहीं इशू होता कि दिल का इशू है, हर बंदे को जोड़ों का इशू नहीं होता, हर बंदे को आंख का इशू नहीं होता, लेकिन हर बंदे को स्किन का इशू लाजमी है। इस वजह से मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा था। स्किन के जो पेशेंट्स हैं उनके हवाले से ये बात मशहूर है कि वो ना तो कभी बीमार होते हैं और ना ही कभी वो ठीक होते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जब बल्कि मैं इसको ये ऐसे काउंटर करूंगा कि स्किन के ही मरीज़ ठीक होते हैं। आपने शुगर का मरीज़ है, आप मुझे दिखाएं कितने शुगर के मरीज़ ठीक हो जाते हैं, वो जस्ट मेंटेन रहते हैं। हार्ट का मरीज़ है, आप मुझे दिखाएं कितने हार्ट के मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, वो उस पर मेंटेन रहते हैं, उनको सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इसी तरह जो जोड़ों के मरीज़ हैं वो भी सारी उम्र दवाइयाँ खा रहे होते हैं। जल्द के ही जो है बहुत सारी डिजीज़ हैं जो क्योरेबल हैं और वो ठीक होती हैं। हाँ, कुछ ऐसी हैं जो ठीक नहीं होती, उसमें मेंटेनेंस चलती रहती है, लेकिन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्किन की ही चीज़ें जो और बीमारियां जो है वो ट्रीटेबल हैं और वो होती हैं ठीक। मैं बेसिकली पेशेंट्स की ना साइकी के हिसाब से बात कर रहा था कि बहुत से पेशेंट्स हैं जो कि अपनी एस्थेटिक लुक के ऊपर काफी हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अभी भी कुछ इंप्रूव नहीं हुआ, अभी भी कुछ इंप्रूवमेंट बाकी है। तो इस वजह से वो धड़ाधड़ पैसे लगाते रहते हैं और वो कभी भी लाइक अपने आप को नहीं समझते कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब इसके अलावा मुझे और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अपनी स्किन के ऊपर। सबसे पहले तो एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है ना वो ये है कि पेशेंट की बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक सी ना एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर आप वो पेशेंट जो बिल्कुल हकीकत के करीब अपने आप को सोच के अगर आता है तो उसको बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। अब एक पेशेंट है, वो आया है, वो अगर ये चाहता है कि वो 50 साल का है और वो 18 साल का दिखने लग जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जो मर्ज़ी इंजेक्शन लगवा लें, जो मर्ज़ी प्रोसीजर करवा लें, वो आपके असल फीचर्स को रिटेन करते हुए आपकी ब्यूटी को इन्हांस करना होता है, हमने उसको चेंज नहीं करना होता। तो जिस बंदे को ये बात पता है उसको इन चीज़ों से फ़ायदा होगा। जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके आएंगे कि हमें अगर हमारा रंग थोड़ा सांवला है तो हमें वैसा गोरों जैसा कर दो, वैसा पॉसिबल नहीं है। कुदरत के बैरियर को हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो आपके कहने का मकसद ये है कि जो स्किन कलर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते? उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, उसको बेहतर कर सकते हैं। आपका स्किन का टोन और है, मेरा और है, जो बाकी लोग फिर रहे हैं उनका और है। हर बंदे को उसका ओरिजिनल कलर जैसा भी उसके जीन्स में उसको कलर मिला है उसको सिर्फ वो वापस मिलेगा। 3 to 5 टोन्स तक इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, और वो भी उसके स्किन टोन के अंदर रहते हुए। इस वजह से बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो, क्योंकि उनकी सोच ये होती है कि हम पता नहीं क्या से क्या बन जाएंगे, या हमारा कोई फलां एक्ट्रेस है या एक्टर है हम वैसे बन जाएंगे, तो वो जब वो जहन में रख के आएगा तो फिर उसको कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको जितनी भी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी वो उसे डिनाई करेगा। तो मैं आपकी शुरू की जर्नी जानना चाहूँगा, लाइक आपकी स्कूलिंग कैसी थी? उसके बाद आप कॉलेज में आए, कॉलेज के बाद जाहिर बात है आपने एमडी कैट दिया होगा, उसके बाद आपने एमबीबीएस किया, तो पीछे लाइक क्या मोटिवेशन रही? क्या ये पेरेंट्स की तरफ से था या खुद ही शौक था डॉक्टर बनने का? नहीं, मेरा हमेशा से जो है बचपन से ही शौक खुद ही था डॉक्टर बनने का। स्कूलिंग मैंने की है लासाल हाई स्कूल फैसलाबाद से, और उसके बाद कॉलेज मेरा सुपीरियर कॉलेज था, उसमें भी मेरा इंटरेस्ट डॉक्टर बनने का ही था और मैंने शुरू से इसका ही रखा हुआ था। उसमें डॉक्टर बनने के बाद जो सबसे बड़ा मुश्किल मरहला हर डॉक्टर के लिए होता है वो होता है अपनी फील्ड को चूज़ करना कि आगे अपनी फील्ड क्या करनी है। सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर की पाकिस्तान में क्योंकि सैचुरेशन ज़्यादा हो गई हुई है तो उसकी इतनी को वर्थ नहीं है। इस वजह से जो मेन जर्नी है वो आपकी एमबीबीएस के बाद स्टार्ट होती है, और उसमें जब आप कर लेते हो तो फिर आपको जो है वो फिर ज़रा ज़्यादा बेहतर जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। इनफैक्ट मैं अभी देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 750 या 750 के करीब ना मेडिकल डॉक्टर की जो सीट्स हैं वो बिल्कुल ही अनरिजर्व रही, किसी ने उसको लाइक रिजर्व नहीं किया है। लाइक लोग
जिस तरह पहले थे ना, बहुत ज्यादा दीवाने हुआ करते थे मेडिकल फील्ड के लिए, स्पेशली एमबीबीएस के लिए, तो उतना ज्यादा रुझान आप देखने को नहीं मिलता। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या उसके पीछे सिर्फ ये रीजन है कि मैं आपको एक लाइन में उसका जवाब दे देता हूँ। एमबीबीएस डॉक्टर की जो सैलरी है इस वक्त, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हद कम से कम 40,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 65,000 है एक एमबीबीएस डॉक्टर की। जबकि एक रजिस्टर्ड नर्स, आप उसकी जो सैलरी है वो आराम से 90,000 से लेके 1 लाख तक आराम से उनको जॉब्स भी मिलती हैं और साथ उनको इंसेंटिव्स भी मिल जाते हैं। तो इस सिनेरियो में कौन एमबीबीएस फिर करेगा? इसलिए जो है इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा जो है वो एमबीबीएस की सीट्स भी खाली गई हैं। आपके मुताबिक पाकिस्तान की जो आवाम है, इसमें कौन सा ऐसा स्किन का प्रॉब्लम है उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है, जो होता नहीं है लेकिन लोग उसको समझते हैं कि ये स्किन प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा जो स्किन प्रॉब्लम है वो ये है कि पेशेंट अपने आप को समझता है कि उसको अगर छाइयाँ हैं या उसकी टैनिंग हुई हुई है या उसको स्पॉट्स हैं, सन स्पॉट्स हैं, फ्रेकल्स हैं जिनको हम छाइयाँ कहते हैं, उसमें वो मसला अपने लिए खुद बना लेते हैं। वो डॉक्टर के पास नहीं आते, सबसे पहले वो जाते हैं मेडिकल स्टोर नहीं तो सैलून्स पे, उधर वो स्टीरॉयड्स क्रीम लगाते हैं, जिसकी वजह से एक मसला नहीं, वो एक मसले से थोड़ा सा बाहर आते हैं और उसके बाद वो ज़्यादा होकर वापस आता है, उसमें 1-2 मसले और मज़ीद शामिल हो जाते हैं, दाने भी आ जाते हैं मुंह पे, और फिर दानों के बाद आपके स्कार, खड्डे बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब आप एक मसले से आपने निकलना था, आपने सिर्फ देखा कि डॉक्टर को 500 या 1000 ना देना पड़ जाए, तो आपने वो खर्च नहीं किया और उसके बाद हज़ारों फिर लगाने पड़ते हैं इन सब मसलों से निकलने के लिए। तो खुदारा ये बस अपील ही है लोगों से कि कोई भी मसला होता है तो मुतल्लिका डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा ले लें, उसके बाद आपका उसमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ऐसे हजरात जिनकी स्किन ऑयली होती है, जैसे मेरी स्किन भी ऑयली है, तो उनके लिए आपकी कोई ऐसी टिप्स जो फायदेमंद हो? ये बिल्कुल नेचुरल है। कुछ लोगों की नेचुरली जो है वो जीन्स में होता है कि ड्राई स्किन है, कुछ लोगों की ऑयली होती है, कुछ लोगों की कम्बिनेशन टाइप स्किन है। हर एक को हमने उसकी स्किन देख के उसके इश्यूज के हिसाब से प्रिस्क्राइब करना होता है या तजवीज़ करना होता है। लेकिन आपके कहने पे मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि वो लोग जिनकी स्किन ऑयली है लेकिन हेल्दी है, जैसे मुराद कोई इन पे दाना नहीं है, कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं है स्किन पे, तो वो जो है वो फेस वॉश जिसमें माइल्ड सा 3% से भी कम सैलिसिलिक एसिड मौजूद है वो यूज़ कर सकते हैं और वो उनको बड़ा फ़ायदा देगा। आजकल जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जैसे आप टैनिंग का प्रॉब्लम बता रहे थे, स्किन आपकी ब्लैक हो जाती है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस चीज़ से बचने के लिए सबसे जो ज़रूरी काम है वो आप एक ही कर सकते हैं, वो है सन ब्लॉक लगाना। और उसमें सन ब्लॉक की चॉइस क्या होगी? चॉइस आपने ये देखनी है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने जेल बेस्ड सन ब्लॉक हमेशा यूज़ करना है, और अगर आपकी बिल्कुल ड्राई स्किन है तो आपने क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक यूज़ करना है। और कोई भी अच्छा 40 SPF से ज़्यादा का आप ले लें, वो आपको फ़ायदा देगा और आपकी टेनिंग होगी नहीं। तो सन ब्लॉक लगाने का असल तरीका क्या है? सन ब्लॉक और सनस्क्रीन में डिफरेंस क्या होता है? दूसरी बात, इसको अप्लाई करने का, लाइक मैंने काफी दफा पढ़ा है कि हर 2 घंटे बाद ही आपको लगाना चाहिए। सन ब्लॉक लगाने का एक ख़ास तरीका होता है, उसमें आपने देखना होता है कि इसकी क्वांटिटी बहुत लोग गलत लगा रहे होते हैं। सन ब्लॉक लगाने की हमेशा एक सिंपल मेथड है, आपने 2 अपनी फिंगर्स लेनी है, इसमें 2 फिंगर्स के बराबर आपने अपना सन ब्लॉक निकालना है और ये आपने अपने फेस पे लगाना है। अगर आपने नेक पे लगाना है तो फिर 3rd फिंगर तक मजीद आपको निकालना पड़ेगा। और अगर आप हर सन ब्लॉक का डिफरेंस होता है, अगर कुछ जो है कंपनीज ने ऊपर मेंशन किया होता है कि कुछ 2 to 3 आवर्स बाद रीअप्लाई करना होता है, कुछ को 5 to 6 आवर्स बाद रीअप्लाई करना होता है। तो आपने वो मैनुअल पढ़ लेना है जो आपके सन ब्लॉक के अंदर होता है, तो आप उसको अप्लाई करें। तो SPF 60 की बात कर रहा हूँ, SPF 60 जैसे सन ब्लॉक होते हैं या सन क्रीम्स होती हैं, इनको कितने आवर्स तक अप्लाई करना होता है? लाइक कितने कितने घंटे बाद हम दोबारा अप्लाई करते हैं? यूजुअली आप जो 60 अगर है तो आप उसको आराम से 5 आवर्स या 4 to 5 आवर्स बाद उसको रीअप्लाई कर सकते हैं, वो सेफ है। एक बहुत ही कॉमन सा जो प्रॉब्लम है स्किन का ना, वो है एक्ने का। इवन मुझे खुद भी, जब मैं प्यूबर्टी से पहले था, प्यूबर्टी की एज तक आते हुए हार्मोनल चेंजेस की वजह से मुझे भी एक्नीज हुए थे, तो जिसकी वजह से अभी तक थोड़े थोड़े स्कार्स हैं स्किन के अंदर ना। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तानी अवाम के अंदर। तो इसको ठीक करने के लिए वो बेकिंग सोडा और इस तरह की कुछ चीजें, कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो कि बिल्कुल मार्केट से या कह लो कि एस्थेटिक क्लिनिक से ना बहुत ज्यादा कम प्राइस से मिल जाते हैं उनको। तो उनको लाइक क्यों आपके पास आना चाहिए, क्यों डॉक्टर्स के पास आना चाहिए? ये सबसे पहले तो ये इशू सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरी दुनिया का है। एक जो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, लोगों को एक्नी निकलता है, ठीक है, हार्मोन वो प्यूबर्टी में एंटर हो रहे हैं, कुछ लोगों को वैसे ही एक्नी हो रही है,
उसमें सबसे पहले तो आपने डॉक्टर के पास इसलिए आना है कि डॉक्टर ने ना सिर्फ आपकी एक्नी को ठीक करना है, बल्कि एक्नी के आफ्टर इफेक्ट्स, जैसे आप बता रहे हैं कि बाद में खड्डे पड़ जाते हैं, ये जब एक्नी फ्रेश ठीक होता है, उसमें अगर आप टॉपिकल ट्रीटमेंट मतलब लगाने वाली चीज़ों से ही हम मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्नी ठीक हो गया है किसी भी वजह से, और लेकिन उसने निशान छोड़ दिए हैं, और वो निशान पड़ गए हैं, और उसको 5 साल 4 साल 3 साल से भी ऊपर का टाइम हो गया है, फिर उसके बाद फिर ये किसी क्रीम से हल नहीं होगा मसला, फिर आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। उसके लिए फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, लेज़र से लेके माइक्रो नीडलिंग, पीआरपी, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। फिर हम वो देखते हैं पेशेंट को असेस करके कि इसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। वो भी डिपेंड करता है उसकी एज कितनी है, उसके जो ये जो निशान बने हुए हैं उसकी एज कितनी है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो स्किन लेजर जो आप कह रहे हैं ना, वो कितनी इफेक्टिव होती है और उससे क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? स्किन लेज़र बहुत इफेक्टिव है, इसका कोई इस तरह से साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट तब होगा अगर आप डॉक्टर की हिदायत पे अमल नहीं करेंगे। लेज़र मतलब हम करते हैं, उसे आपको वहाँ पे निशान पड़ सकते हैं अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो ये साइड इफेक्ट है। आप सन ब्लॉक लगाएं, आपको कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की आवाम को बल्कि पूरी दुनिया को फेस करना पड़ता होगा, वो है हेयर फॉल का। ये हेयर फॉल भी आई थिंक स्किन के अंदर ही आता है। स्किन के कुछ पिगमेंट्स की ज्यादती या कमी की वजह से होता है। तो इस मसले को किस तरह से टैकल किया जा सकता है? अच्छा, हेयर फॉल का जो सबसे कॉमन रीज़न वर्ल्ड वाइड है वो है एक तो टेंशन, डिप्रेशन, और दूसरा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना और स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब होना। सबसे ज़्यादा ओपीडी में जो हमारे पास आप कह लें 70% केसेस आते हैं, वो टेलोजन इफ्लूवियम के आते हैं। एक टर्म है ये, वो है कि आपका स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, आप रात 2-2 बजे तक सो रहे हो, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फिर आपको जो है वो एंग्जाइटी भी रहती है। ये सारी चीज़ें आपके हेयर फॉल में कंट्रीब्यूट करती हैं और इनका रोल सबसे ज़्यादा है। अब सर मैं जैसे एक सी एस्पिरेंट हूँ, तो मेरा तो चूंकि काम यही है, इसी तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, तो वो सुबह 9 बजे से लेके 5, 6, 7 बजे तक स्क्रीन के सामने ही बैठे रहते हैं, स्क्रीन के ऊपर उनका काम होता है। तो वो इस चीज को लाइक ब्लू लाइट से किस तरह से अपने आप को महफूज कर सकते हैं? देखिए, जो स्क्रीन की ब्लू लाइट है ना, वो आपकी आइज पे तो इफेक्ट देगी, आपकी स्किन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, ये जो आपने बताया कि अब आपकी स्लीप साइकिल जो डिस्टर्ब हो गया है, उसकी वजह से आप में चेंजेस आएंगी, आपका हेयर फॉल होगा, आपके जो है डार्क सर्कल्स बनेंगे, आपकी ये आंख के नीचे जो लाइन होती है वो जल्दी आ जाएगी। ये चीज़ें आपको स्किन को डैमेज करेंगी। वो डायरेक्टली रेस से नहीं हो रहा, वो आपके एक जो हैबिट है, आप रात को नहीं सो रहे क्योंकि रात बनाई गई है सोने के लिए, आप नहीं सो रहे उसमें, तो वो आपको इस तरह डैमेज करेगी। इसमें आपका और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आप टाइम पे सोएं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको हम नेचर को जो है वो नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कमा रहे हैं या आपका इस तरह का काम है, तो आप फिर इस चीज़ के एक्सपेंस पे वो चीज़ कर रहे हैं, आपको फिर ये चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये हेयर फॉल भी होगा, ये डार्क सर्कल्स भी होंगे, ये सब कुछ भी होगा, पैसे तो आएंगे। प्रिवेंशन के हवाले से ना, जैसे मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, सारा दिन काम कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी लाइक ग्लासेस जैसे होते हैं स्केप्टिकल्स, तो ऐसा हम नहीं लगा सकते कि आंखें भी हमारी महफूज रहें? वो तो आते हैं, बहुत सारे फोटो सेंस के ग्लासेस आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। उनसे ये है कि आप आंखों की थकावट भी कम होगी, और वो जो रेज होती हैं, वैसे तो आजकल वो डिवाइसेस नहीं है कि जिनमें से वो रेज निकलती हैं, लेकिन ज़्यादा टेक्निकल तो आपको इसमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे इस चीज़ का पता है कि आप फोटो सेंस ग्लासेस होती हैं, उनसे आप काफ़ी हद तक फ़ायदा ले सकते हैं इस चीज़ में। जैसे हम स्क्रीन की बात कर रहे थे ना कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा तो जहरी बात नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया होगा, तो इस वजह से फिर स्ट्रेस भी होता है नींद की कमी की वजह से, तो मूड काफी ऑफ से रहता है, काफी बोरिंग सा मतलब फील करता है सारा दिन, और इवन आफ्टर वर्क भी। तो स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज कर सकता है एक शख्स? स्ट्रेस को सबसे आसान मैनेज करने के लिए, इन लोगों के लिए जो अपनी स्लीप साइकिल बेहतर नहीं कर रहे, उनके लिए यही है कि वो टाइम पे सोएं। क्योंकि टाइम पे अगर जब वो सोते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, जो आपको बेहतर करता है, आपको काम करता है। अगर आप सोएंगे नहीं, वो उस तरह से रिलीज नहीं होगा। जब वो उस तरह से रिलीज नहीं होगा, आप ना काम रहोगे, आपको एंग्जाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा, और ये सारी चीज़ें होंगी, और उसके ना रिलीज होने की वजह से आपको फिर हेयर फॉल भी होगा, आपकी स्किन में चेंजेस भी आएंगे, ये सब कुछ होगा। एक और प्रॉब्लम ये भी है ना कि बहुत से लोग स्क्रीन टाइम के सामने ठीक है काम कर रहे हैं, सारा दिन काम कर रहे हैं, उसके बाद जब हॉस्टल या घर जाते हैं ना, तो इवन मोबाइल से वो कट ऑफ हो जाते हैं, उसके बावजूद सोने की वो कोशिश करते हैं और उनको नींद आती है रात को 3 बजे 4 बजे। तो इसकी क्या रीजन है? उसकी यही रीजन है कि उन्होंने अपना स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब कर लिया हुआ है। हमारे अंदर एक घड़ियां लगी हुई हैं जिनको कहते हैं सर्केडियन रिदम, आपने उसको खराब कर लिया खुद ही। अब आप जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता बेहतर भी खुद ही कर सकते हो।
आहिस्ता आहिस्ता आप 2 आवर्स 1 आवर बैक करते करते उसको आप सेट कर सकते हो। आप उसको ठीक करोगे, आपके हार्मोन्स रेगुलर होंगे और ये सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सर अभी आप काफी ज्यादा यंग दिखते हैं, 30s में होंगे आई गेस हाँ जी। आपकी एज। तो अगर आप 20s में होते या लाइक 18 साल के होते, आप अभी स्कूलिंग से आगे आते, अभी आपने एफएससी स्टार्ट करनी है, तो अगर आपके पास टाइम मशीन हो और आप टाइम में पीछे जा सकें, तो क्या आप दोबारा से डॉक्टर के शोबे को ही चुनेंगे या कोई और शोबा एक्सप्लोर करेंगे? नहीं, मैं तो अगर अपनी उसमें टीन एज में वापस जाऊं तो मैं बिल्कुल भी डॉक्टर के शोबे को चूज़ नहीं करूंगा। मैं करूंगा आईटी को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और इसकी रीजन क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उसमें आपको लिमिटेशन कोई नहीं है। आप एक तो घर बैठ के काम कर सकते हो, दूसरा आप दुनिया के किसी कोने में भी जाके काम कर सकते हो और आप आज़ाद हो। आप दुनिया के किसी कोने में जाके किसी नेशनलिटी में एंटर होके ये काम कर सकते हो, जबकि डॉक्टर में रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। आप जिधर से एमबीबीएस करके आए हो, अगर आप फॉरेन से एमबीबीएस करके आए हो तो वो भी आपको नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हो, आप अपनी कंट्री में जाओ। जब हम अपनी कंट्री में आते हैं तो हमें क्या कहा जाता है कि आप यहाँ का लाइसेंस एग्जाम दो। जब हम यहाँ का लाइसेंस एग्जाम दे देते हैं और जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं अब दोबारा हमारा एग्जाम दो। और यूएसए जाना चाहेंगे, वो कहेंगे अब हमारा एग्जाम दो। तो किसी भी कंट्री में आप विदाउट एग्जाम जा नहीं सकते। और वो एग्ज़ाम इतने आसान भी नहीं होते। उनमें लैंग्वेज का भी होता है कि लैंग्वेज भी आपने सीखनी है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जबकि इन फील्ड में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ऐसी रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। आप यहाँ काम आज कर रहे हो, आप कल वहाँ पे जाके काम कर लो, आपको कोई भी नहीं कुछ कहेगा। और अर्निंग भी अच्छी खासी है। सर अर्निंग के हिसाब से डॉक्टर ज्यादा मशहूर माने जाते हैं। इवन ये बात काफी ज्यादा फेमस भी है कि बंदा या तो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है वो। इवन सीए की फील्ड जैसे मैं हूँ, इसको तो कोई जानता नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन हम तो इसको काफी ज्यादा इस तरह से मिस इंटरप्रेट करते हैं कि शायद डॉक्टर काफी लाखों करोड़ों में कमाते हैं। असल में लोगों का कसूर नहीं है। आप देख लें डॉक्टर्स का हाल और इंजीनियर्स का, और जो जिन प्रोफेशंस का मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी वाले, उनका हाल देख लीजिएगा। अगर कोई खुली आंख से देखेगा तो उनको साफ पता चल जाएगा। अगर आप लोगों ने देखना है सिर्फ प्रोफेसर्स को, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में बैठे हैं, सिर्फ आपने उनको देखना है, तो आप देखेंगे कि अच्छा जी डॉक्टर है, बड़ी गाड़ी है इसकी, और ये बड़ा कमा रहा है, और सारे डॉक्टर ही ऐसे कमाते होंगे। तो वो प्रोफेसर है, वो अपने 25 से 30 साल लगाने के बाद अब इस मुकाम पे पहुंचा है कि वो गाड़ी भी ले सके। उससे पहले तो हमें सैलरी भी नहीं मिलती। मैंने भी जो स्पेशलाइजेशन की है, वो उसमें कोई सैलरी नहीं होती। आपने अनपेड ही काम करना होता है। 2-2 साल 4-4 साल तक अनपेड काम करना होता है। कोई और प्रोफेशन का बंदा मुझे अनपेड 1 या 2 महीने भी काम करके दिखा दे। ये सिर्फ हम डॉक्टर्स ही हैं जो अनपेड भी काम कर लेते हैं। सर ऐसी बात ना करें, सी में 3 लेवल्स होते हैं, तो 2 लेवल्स के बाद हमारी ट्रेनिंग होती है 3.5 साल की, और उसमें हमें अंडरपेड ही रखा जाता है। लाइक अगर 40,000 है ना मिनिमम वेज, हमें दिया जाता है 25,000 पर मंथ। अच्छा, आपको 25,000 दिया जाता है ना। हम अपना एक्सपेंस, हम पैसे देते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। डॉक्टर्स भी अब लाखों रुपया देते हैं ट्रेनिंग में एंटर होने के लिए, उसके बाद उनको सैलरी भी नहीं मिलती। उसके बाद जो पेट्रोल के एक्सपेंस हैं, रहने के एक्सपेंस हैं, खाने के एक्सपेंस हैं, वो भी सारे हमने खुद ही करने हैं। हमें कोई सैलरी नहीं मिलती। हम इस तरह की और जॉब्स छोटी मोटी, जैसे 40-50 हज़ार की प्राइवेट जॉब्स की, या कोई प्राइवेट खुद क्लिनिक खोल लिया, ये कर करके डॉक्टर्स कमा रहे होते हैं। आपको तो फिर 20-25 हज़ार मिल जाता है, कोई स्टाइपेंड मिल जाता है, या वो कहते हैं थोड़ा बहुत वजीफा मिल गया, या कोई आने जाने का ही खर्चा मिल गया। डॉक्टर्स को ये भी नहीं मिलता। अच्छा, अब मैं बात करूंगा सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया ने, जैसे ओला डॉक ऐप है, मरहम है, इस तरह से कुछ ऐप्स हैं जिसमें काफी ज्यादा डॉक्टर्स रजिस्टर्ड भी हैं। आप हैं वहां पे रजिस्टर्ड? जी, रजिस्टर्ड। तो सोशल मीडिया ने कितना रोल प्ले किया है एक डॉक्टर की लाइफ के अंदर? लाइक अगर आप 30 साल पहले या 20 साल पहले बात करें, डॉक्टर की लाइफ में लाइक पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी तगदो करनी पड़ती थी, तो आज कितना चेंज है? आज बहुत चेंज है, और ये एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव वाहिद चेंज है जिसने डॉक्टर कम्युनिटी को बहुत हेल्प की है। वो लोग जिनकी आवाज़ नहीं थी, वो अपना, और या जो बताना चाहते थे अपने, वो आज आराम से हर बंदा बता भी सकता है। पेशेंट को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है आजकल। आज के ज़माने में हर पेशेंट को पता है, जब वो हमारे पास आते हैं तो उनको आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले से ही होती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इसलिए हमें भी बड़ा जो है अप टू डेट रहना पड़ता है हर चीज़ से, क्योंकि पेशेंट हमारे पास वेल अवेयर आता है अब हर चीज़ का। सही। तो आप डिफरेंट तरह के पेशेंट्स को डील करते होंगे, उसमें एजुकेटेड भी होंगे, अनएजुकेटेड भी होंगे, तो किस तरह से आपका टेम्पर लेवल या पेशेंस लेवल टेस्ट होता है इस फील्ड का? टेम्पर लेवल तो डॉक्टर्स का
टेस्ट करना मुश्किल इसलिए है कि अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो एक हर बंदे की एक हद होती है। अब आप 30 या 40 पेशेंट तक मैक्सिमम चेक कर सकते हो, लेकिन अगर 200 पेशेंट होगा तो 30-40 के बाद आपका वो मिजाज नहीं रहेगा। ये इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप एक ही बात बार बार करते करते फिर वो शाउट करना शुरू होगे, 100 के बाद आप चिल्लाना शुरू हो जाओगे, और फिर 200 के या 180 जब पेशेंट आता है उस पर फिर अगर कोई गलत बात कर दे तो वो बर्दाश्त नहीं होती। तो टेम्पर बेसिकली सबका सेम ही होता है नॉर्मल इंसानों का, लेकिन अगर किसी के साथ भी ओवर स्टिमुलेशन की जाए तो वो आपको रिएक्शन तो देगा। अभी एसिड अटैक का एक इंसिडेंट हुआ डॉक्टर मानूर, आई गेस क्वेटा में ये इंसिडेंट हुआ, तो इस पे आपका क्या तबसरा है? क्या ये जेंडर की कोई ज्यादती है, लाइक मेल ऐसे हैं या एजुकेशन का लैग? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि पेशेंट, क्योंकि हमारे माशरे में इतना साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और लोग साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते। पेशेंट को जब हम कोई भी डॉक्टर अगर उसको पेशेंट को मना करता है, थोड़ा सा डांटता है उसके अपने भले के लिए कि आप वहाँ पे जाके बैठ जाओ, आप इधर पे ना बैठो, ये क्लीन जगह है, यहाँ पे अगर आप अपने मरीज़ के पास भी आओगे तो आपके मरीज़ को आपसे बल्कि ख़तरा है। अब जब डॉक्टर ये बात समझाता है तो वो समझता है कि यार हमें शायद कोई कह दिया कि हम गंदे हैं या ऐसा है, तो वो बर्दाश्त नहीं करता और उसमें बदला लेने की ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, और उस बंदे को यही कंडीशन थी जिस पे उसने जो है वो रिएक्शन शो किया और बिल्कुल गलत था। इसमें जो है नाकामी है उन इदारों की जो वहाँ पे सिक्योरिटी पे, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी पे मामूर थे, वो भी जो है वो एक्टिव नहीं थे वहाँ पे, और किसी भी पेशेंट का ऐसे इन जगहों पे फ्रीली अंदर आ जाना वो भी अनएक्सेप्टेबल है। और वो ले के भी आ गया, सब कुछ उसने किया, और तब भी जो है वो कितना क्विक रिस्पांस तब भी नहीं आया था। जब इवन अटैक हो भी गया था तब भी ना मुझे कोई गार्ड नज़र आया वीडियो में, ना कोई इर्द गिर्द फौरी तौर पे जो है वो सर्विस, हालांकि हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, फिर भी कोई क्विक रिस्पांस इतना अच्छा नहीं था वहाँ पे। सर एक और सवाल है जो बेसिकली मेरी अपनी ऑडियंस के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ जो लोग है ना, मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस वो सीए और एससीए बैकग्राउंड से है, कुछ पेरेंट्स भी हैं और कुछ अभी एफएससी और मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या एक जो डॉक्टर है, कामयाब डॉक्टर, क्या वो एक सीए से ज्यादा अर्न कर सकता है? बिल्कुल सीए से ज़्यादा अर्न कर सकता है वो। ये डिपेंड करता है कि आप में डिटर्मिनेशन कितनी है, आपकी काउंसलिंग स्किल्स कितनी है, आप में जज्बा कितना है। अगर आपने सिंपल ये सोचना है कि भाई आपने सिर्फ नौकरी करनी है तो वो तो आप 9 से 5 करो या 9 से पूरे 12-12 घंटे भी करो तो आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी। मेन तो अर्निंग प्राइवेट में ही होगी, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप में नॉलेज कितना है, आप पेशेंट को डिलीवर भी कर पाओगे कि नहीं। आप डेफिनेटली डिलीवर करोगे तो आपकी अर्निंग भी होगी, आपकी पब्लिसिटी भी होगी और आपका पेशेंट भी ज़्यादा बनेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये डिपेंड करता है कि आप जो है डिटरमिन्ड हो कि नहीं हो। अगर आप डिटरमिन्ड नहीं हो अपनी फील्ड में या शौक से नहीं आए हुए तो आप बिल्कुल अर्न नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट ये कि एक एवरेज डॉक्टर है वो एक सीए से कम अर्न करता है, एक एवरेज। बिल्कुल, ये तो सच है। एक जो एवरेज डॉक्टर है वो तो सीए से हाफ भी नहीं अर्न करता, उसे भी कम ही अर्न करता है। जो आपने एस्थेटिक क्लिनिक बनाया हुआ है अपना, तो इसका जर्नी अपना शेयर करें। डर्मा जो फील्ड है, इसमें हमारी ही फील्ड है एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी, हम ही इसको लीगली परफॉर्म भी कर सकते हैं। और ये जो फील्ड है ये हाई स्किल्ड और जो है बड़े एक्सपीरियंस के बाद शुरू करनी चाहिए। तो जब मैंने ये एक्सपीरियंस ले लिया तो ज़ाहिर बात है फिर इसको हमने परस्यू भी करना था, उसको फिर हमने किया, ये क्लिनिक भी बनाया। स्किन लैंड इसलिए नाम रखा है क्योंकि इसमें हर किस्म का स्किन के हेयर के रिलेटेड जो है वो प्रोसीजर्स हमारे पास हैं भी और अवेलेबल भी हैं और हम करते भी हैं। सो थैंक यू सो मच आपके टाइम का, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। इंशाल्लाह किसी और दिन आपके साथ दोबारा से पॉडकास्ट करेंगे।